नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की सियासी एजेंडा, हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा ने मिशन 2022 के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी अपने चेहरे बदलने की तैयारी में है। इसके लिए संगठन द्वारा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा है, यानी कि जिस विधायक की परफॉर्मेंस पुअर होगी उसके विधानसभा क्षेत्र से चेहरा बदल दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए योगी को फ्री हैंड मिलने की बात भी कही जा रही है। नौकरशाही की बेफरमानी से नाराज सूबे के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी संतुष्ट करने का फार्मूला तैयार हो रहा है। इधर विपक्षी दल भाजपा की इस तैयारी पर कटाक्ष कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि लखनऊ से दिल्ली और नागपुर तक नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि यूपी की सत्ता अब हाथ से जाने वाली है। इन नेताओं का कहना है कि भाजपा ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री की फोटो गायब होना ये दर्शाता है कि यूपी में अब भाजपा के अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ इटावा से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से प्रदेश मंत्री अवनेंद्र यादव जी हमारे साथ आगरा से हैं, और हमारे स्टूडियो से हमारे डायरेक्टर सर दीप कुमार जैन साहब हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति वर्मा जी से। डॉक्टर ज्योति जी, मैडम आवाज सुन रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, इतनी उथल पुथल क्यों मची है यूपी में? आखिर हर दिन कोई ना कोई दिल्ली से फरमान लेके लखनऊ पहुंच रहा है। इसका मतलब ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं है। देखिए अनु जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ अच्छा है जी। ये इस आपके कहे हुए कथन से ये बात साबित हो जाती है कि निरंतर हमारे यहाँ बैठकें हो रही हैं, ठीक है। अब इन बैठकों को विपक्ष ने क्या एजेंडा दे दिया, क्या नाम दे दिया, ये उनकी मंशा है। हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर निरंतर बैठकें होती रहती हैं, और बैठकों के आधार पर ही हम ये मूल्यांकन कर पाते हैं कि संगठन में और आगे क्या काम करना है और संगठन और सरकार का तालमेल कैसे बिठाना है। तो बैठकों का होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए कि दिल्ली से कोई लखनऊ आ रहा है या लखनऊ से कोई दिल्ली जा रहा है और बैठकें हो रही है। बैठकें तो निरंतर हमारे यहाँ सदैव से होती आई हैं, और एक अच्छा संगठन भी वही होता है जिसमें सदैव बैठकें होती हैं और अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन और उनकी समीक्षा की जाती है। जी, आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि बैठकें होती हैं और आपका कैडर बेस्ड संगठन है, निश्चित तौर पर बैठकें होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में लगातार पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हुआ है उत्तर प्रदेश को लेकर, मैडम, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना। पहले दिल्ली में एक बैठक होती है जिसमें यहाँ से आपके संगठन महामंत्री बंसल साहब जाते हैं। उसके बाद फिर लखनऊ में वहाँ से दत्तात्रेय होरबोले साहब, संघ के जो सरकार वाह साहब हैं वो आते हैं, उनके साथ पार्टी और सरकार के लोग बात करते हैं। उसके बाद प्रदेश के प्रभारी जो आपके हैं वो आते हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो बैठते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर केवल मेरा सवाल होने दीजिए, यानी अगर ये सब कुछ केवल संगठन को मजबूत बनाने के लिए होता तो ये सारी चीजें सामने तो नहीं आती। दिल्ली, कम से कम आपका उत्तर प्रदेश का संगठन जैसा आप कह रहे हैं बहुत मजबूत है, तो ये तो अपने उत्तर प्रदेश स्तर पर ही सारी चीजें हो जाती। लखनऊ या नागपुर के लोगों को लखनऊ तक दौड़ क्यों लगाना पड़ती, मैडम? देखिए बहुत मजबूत तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास इसके तथ्य हैं और मैं बिना तथ्य के कोई बात नहीं करती जी। ऐसा कोई मुख्यमंत्री या ऐसा कोई नेतृत्व किसी भी दल में, विपक्ष में किसी भी दल में कभी आपने देखा है जो ऐसा त्याग किसी ने किया हो जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है? जब कोरोना की पहली लहर आई उस समय भी वह निरंतर बैठ के और मीटिंग कर रहे थे कि हम अपनी जनता को कोविड से कैसे बचाएं, और जिसके पिता मृत्युशैया पर बैठे हों और वह उन्हें देखने नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रदेश की जनता की चिंता थी, और उन्होंने उस जनता की इस तरह से सेवा की कि आज हम पहली लहर से पूरी तरह उबर पाए, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम दूसरी लहर से भी पूरी तरह उबर पाए हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने के बाद भी योगी जी का काम नहीं रुका। जैसे ही वो निगेटिव होते हैं फिर से दौरे पर निकल लेते हैं और एक एक जिले का फिर से जाकर दौरा करते हैं, एक एक गांव में जाकर लोगों का हालचाल लेते हैं। यहाँ तक कि इन जिलों का दौरा करने में मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी 5000 किलोमीटर पैदल चले हैं, इससे भी ज्यादा।
तो जो मुख्यमंत्री इतना कार्य कर रहा हो, जी, इतनी मेहनत कर रहा हो, निरंतर जनता के बीच में उपस्थित हो, जो स्वयं संक्रमित भी हो चुका हो, जी, जी, उस पर हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। आज हमारे उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 98 पॉइंट के आसपास पहुंच गया है, 97.67 समथिंग है। जी, जी, 5 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जी, जी, इसके लिए और मैडम आप 3,60,000 से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। जी, 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 नहीं, ये तो आपने सही कहा और इसके लिए निश्चित तौर पे आपकी सरकार और आपका संगठन साधुवाद का पात्र है। लेकिन जिस तरह से आपके लोगों में ही आक्रोश होने का, असंतोष होने की बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये इस ओर संकेत कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई है। देखिए, ये हमारे संगठन का विषय है, हमारा पारिवारिक विषय है। हम अपने संगठन में किसको क्या पद देते हैं, किसको कहाँ पर आसीन करते हैं, या किससे कहाँ पर काम लेते हैं, कौन सा कार्यकर्ता कहाँ उपयुक्त है, जी, जी, उस हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है और वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन भी करता है। हाँ, देना दो। लेकिन ठीक है, हम अब दीप कुमार जैन साहब के पास जाएंगे, अपने डायरेक्टर सर। सर, पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है सर, उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए सर? एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर वहां से ट्विटर से अलग हुई है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है जी। दूसरी चीज, पंचायत चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा को एक झटका तो लगा है उससे उभरने में, और तीसरा अभी जो परफॉर्मेंस के ऊपर विधायकों में आक्रोश पनपेगा, उसके कारण भाजपा को दिक्कत तो बहुत जाने वाली है। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, मैं ये सवाल करता, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ने कह दिया है कि जिस तरह से आपका जो अधिकृत ट्विटर हैंडल है उत्तर प्रदेश भाजपा का, उससे प्रधानमंत्री जी की फोटो हटा दी गई है। हाँ जी, क्या मानेंगे आप ज्योति वर्मा जी? ट्विटर अकाउंट हमारे यहाँ से संचालित नहीं होता। चलिए हमारे साथ आगरा से अविंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। सर, आपका स्वागत है। जी जी, बोलिए। सर, आप थोड़ा देर से आए हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, पिछली बार भी आपने जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था आपने, इस बार आप अलग होकर चुनाव लड़ने वाले हैं सर। पिछली बार भी आपने कई अच्छे नेताओं के टिकट काटे थे सर, क्या इस बार भी कोई नए चेहरे की तलाश की जा रही है क्या? ऐसा है कि जो राष्ट्रीय दल है, हम राष्ट्रीय दलों से कोई गठबंधन करने की तैयारी में नहीं है। हाँ। और ना ही अति उत्साह में है। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो पिछला ट्रेंड देखने को मिला है, राष्ट्रीय दलों को नकारने की तरफ जनता ने हुंकार भर ली है। तो उस लफ्ज को समझते हुए समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी। और निश्चित तौर से मुझे लगता है जिस तरह से पंचायत के चुनाव में जनता ने बहुमत समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया है, मुझे लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपने छोटे दलों से गठबंधन करके निश्चित तौर से चुनावी बैतरणी पार करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। सर, मेरा सवाल ये था कि पिछले चुनाव में आप सब लोगों ने जो विपक्ष में थे, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई की थी, चुनावी लड़ाई हुई थी, तब भी आप पराजित हुए थे। आपको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर आने से नहीं रोक पाए थे। अब तो आप अलग अलग हैं सर, अब तो इस बार अलग अलग हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कह रहे हैं हमने काम किया, विकास का काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म कर दिया है। तो उस बिना पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में आप अलग अलग होकर कई दल, आपका एक केवल भाजपा से अन्य दलों के नेताओं से भी, आपका विधायकों से, उम्मीदवारों से आपका मुकाबला होने वाला है। ऐसे में सर, आप कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे? मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो दल सरकार में है जी, उस दल की एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी 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 जी। लेकिन जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वेक्षण कराया था, उस सर्वेक्षण में 35% योगी आदित्यनाथ की जो वो है आइडेंटिटी है, वो 35% शेष बची है। वहीं अखिलेश यादव की
एकदम से मैं बता रही हूँ उसी वोटर सर्वे में 71% लोगों की पसंद है। मैडम अब नैन यादव की बात होने दीजिए। पूरा जी जी मैं पूरा बोल लूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को लगा कि योगी जी की जो मान्यता है, वैल्यू है, वो बहुत कम आ गई है, इसीलिए अभी बीच में आपने देखा होगा कि जो वरिष्ठतम नेता है भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी से बहुत नाराज थे और उनको हटाना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे नहीं चलती, वो कहीं ना कहीं जनसंघ के कंधे पे बंदूक रख के चलाती है और जनसंघ के दबाव में रहती है, आरएसएस के दबाव में रहती है, बजरंग दल के दबाव में रहती है। तमाम ऐसे संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी को गवर्न करते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना चेहरा बदल ले, लेकिन असली चाल और चरित्र उत्तर प्रदेश की जनता पहचान गई है। जिस तरह से गंगा में लाशें निकलने का काम हो रहा है, इस कोरोना की बीमारी में जिस तरह से डिफेमेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर से हमें लगता है इसका लाभ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलेगा। निश्चित तौर से 2022 में हम सरकार बनाएंगे। डॉक्टर ज्योति वर्मा, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाह रही थी, ये जो अभी सर्वे की बात हुई, कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश में एक सर्वे हुआ है सी वोटर्स का, जिसमें 71% लोगों की पसंद है योगी जी। आपका डाटा कहाँ का है? 71% लोगों की पसंद है माननीय योगी जी। योगी जी ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की। 2017, 18, 19, 20 का डाटा देखिए आप। कई ऐसे मुजरिम थे जिन पर इनाम थे, जो वांटेड थे। 2017 में 28, 18 में 41, 2019 में 34 और 2020 में 26। जीरो टॉलरेंस की नीति रही है योगी आदित्यनाथ जी की। अपराध को पूरी तरह से समाप्त करने का काम, जड़ से उखाड़ फेंकने का काम योगी सरकार ने किया है। चलिए अभिनंदन यादव जी, आपसे जवाब लूं, लेकिन सवाल मेरा आपसे साथ में सवाल ये है कि सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तेजी से विकास की ओर दौड़ रही है, ऐसे में अगले चुनाव में आपको इस मुद्दे पर जूझना नहीं पड़ेगा सर? कैसे मुकाबला कर पाएंगे सर आप? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये बहन जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी अभी योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी। मैं बहुत अदब से कहना चाहूंगा, बहन जी कौन सा जिला आप बोलिए, वही बीभत्स घटना बताता हूँ आपको, जहाँ पे बहन बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ है। आप बोलिए, अभी अलीगढ़ की ताजा हालत सुन लीजिएगा। अलीगढ़ में 108 लोग जहरीली शराब से मरे, जानते हैं कौन पाया गया है उसके पीछे, कौन पकड़ा गया है? ऋषि शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का नेता। तो ऐसा नहीं है, जीरो टॉलरेंस नहीं है, इनके बस में कानून व्यवस्था रही नहीं है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा काम करने का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस बेढंगे जो लोकतंत्र जिसको पसंद नहीं करता है, ऐसी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी अपना दिमाग फोकस करती है। लेकिन काम के आधार पे समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिंदगी में नहीं कर सकती। मुझे फक्र है इस बात का कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में इतने अच्छे काम किए हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अगर अच्छे काम किए होते, लेकिन अब वो बरगलाहट बिल्कुल खत्म हो गई है वोटरों की, और वोटर आज ही आ गया है भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, मैं एक सवाल इनसे करूं सर, अगर आप बहुत अच्छे काम किए होते तो आपको सत्ता से बाहर क्यों होना पड़ता? खैर, मैं दीपक जैन साहब के पास जाऊंगा। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म होने के नाम पर जिस तरह से योगी सरकार ने स्टेप उठाए हैं, और निश्चित रूप जैसे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कह रही थी कि जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, वो कर रही थी, दावा कर रही थी कि उसको काफ़ी रेटिंग मिली है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जा रहा है योगी सरकार का। लेकिन जिस तरह सर ऐसी बातें हैं कि जो कुछ विशेष समाज वर्ग के विशेष के लोग नाराज हैं, ऐसी चर्चा चल रही है, आप क्या मानते हैं, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फायदा हो सकता है सर? जैसा कि डॉक्टर ज्योति वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी माफिया और गुंडागर्दी पे शिकंजा कसा हुआ है। शिकंजा तो लगता है कुछ कसा हुआ है, परंतु इससे एक वर्ग काफी नाराज समाज विशेष है, और उस वर्ग का
दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग में अब क्या इसका प्रभाव पड़ता है और कितना इसमें फायदा होता है, ये तो भविष्य बताएगा। जी डॉक्टर ज्योति वर्मा, आपको जवाब दे रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्राइम के मामले में आपका अच्छा परफॉर्मेंस है योगी सरकार की, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर सरवारे ने इशारा किया कि कुछ लोग नाराज हैं, ऐसी खबर आ रही हैं और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, और ये बात जो है अब लखनऊ से संगठन स्तर से लेकर दिल्ली और नागपुर तक भी पहुंची है, तो मैडम इस पे आप कुछ कहना सफाई देना चाहेंगी क्या ऐसी स्थिति है क्या? हमारे संगठन में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारा संगठन में कभी कोई एक दूसरे से नाराज हो, क्योंकि संगठन का काम है जी सरकार की सहायता करना, लोगों के बीच में जाना, उनकी मदद करना। नहीं मैडम, मेरा सवाल आपसे केवल ये है कि जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं, जिस तरह से जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, एक सर्वे और कुछ दावा कर रहा है कि उससे काफी योगी सरकार की काफी उसमें रेटिंग मतलब नुकसान हुआ, उनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन इस सारी जो कवायद हो रही है इसको भरपाई के लिए जिस तरह से प्रदेश केंद्रीय संगठन और नागपुर ने जिस तरह से तत्परता दिखाई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना, इसलिए मैडम ये सारी चीजें स्थिति आई हैं। देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ हवा फैलाना है, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो व्यर्थ के मुद्दों पर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरे समय पर तो उन्होंने कभी कुछ अपने सरकार जब रही तब काम किया नहीं, अभी कोई समाज सेवा भी नहीं की, तो मुझे लगता है अब थोड़ा समय बचा है तो अपनी तैयारी पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और देश के चीजों से बचना चाहिए। और ये जो कोविड का समय है, यादव जी बात होने दीजिए, यादव जी इनकी बात होने दीजिए, देखिए मैं बीच में नहीं, हाँ आप बोलिए जी। तो इस कोरोना जैसी महामारी के समय में भी अगर कोरोना पर भी उन्हें राजनीति सूझ रही है तो मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। इस महामारी के दौर में कुछ अच्छा सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये जनता तो सबकी है, कभी आपने भी इस जनता पे राज्य किया है और आपने उसके बारे में नहीं सोचा, आपने उस पर भी राजनीति कर दी। मैडम अब तो आप ही कह रहे हो कि महामारी में हमने बहुत बढ़िया अच्छी रिकवरी कर ली है सब कुछ, अब तो आप भी महामारी से बाहर आइए ना। अब जो मौजूदा अब जो आगे बाहर, लेकिन ये लोग विपक्ष कहाँ बाहर आ रहा है? विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है, वो है कोरोना, जबकि कोरोना प्रबंधन इतना बढ़िया रहा योगी सरकार का कि उसकी हाईकोर्ट ने भी प्रशंसा कर दी, वो तो विपक्ष में बैठे हैं, कहने को तैयार ही नहीं है, उनकी तो मजबूरी है, बेचारे कैसे प्रशंसा करेंगे? नहीं, विपक्ष का काम है, वो मुद्दे तो उठाएंगे ही, सामने आएंगे, और आपने उसको सफाई दे दी, आपने कह दिया कि हमने बहुत अच्छी रिकवरी रेट है और उत्तर प्रदेश सबसे आगे, देश में सबसे अच्छा काम किया, जिसकी सारी जगह तारीफ हो रही है। सवाल यह है कि जिस तरह से संगठनात्मक और सरकार में लगातार चल रही हैं जो खबरें हम तक आ रही हैं, जो मीडिया में खबरें जा रही हैं, जो दबिजोन आपके नेता बात कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं ना मैडम। जिस तरह से एक सवाल में आप एक मैं बता दूं आपको, जो चर्चा चल रही है कि आज ये फार्मूला तय हो गया है कि अब वही विधायक अगला चुनाव लड़ पाएंगे जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ऐसे में मैडम ये बताया जा रहा है कि जो पुअर परफॉर्मेंस की एक लंबी फहरिस्त है, उसमें कई मिनिस्टर हैं जिनकी पुअर परफॉर्मेंस है, तो उनके टिकट काट के अगर नए चेहरे आप देंगे तो क्या नाराजगी नहीं आएगी मैडम? देखिए, पहली बात तो ये, अगर कोई किसी पद पर आसीन है, कोई जनप्रतिनिधि है, तो उसने अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छा काम किया होगा, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता है कि उसकी जनता उससे रुष्ट रहे, उससे नाराज रहे। दूसरी बात ये, अगर उसने अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए हैं तो उनका डाटा देने में कोई गलत बात नहीं है, उनका डाटा उसे देना भी चाहिए और जो काम उसने किया है वो काम दिखना भी चाहिए, और ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया जी। लेकिन मैडम, अगर उनका टिकट कटता है तो पार्टी के अंदर ये इस तरह का विरोध होगा कि नहीं होगा मैडम? अब चुनाव ये बात, हाँ जी बताइए। जी आप बात करें पूरी जी। देखिए, टिकट कटना और टिकट मिलना जी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर ये नहीं कहा जा सकता कि टिकट कट गया तो नाराजगी हो गई। टिकट एक क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिलेगा, एक विधानसभा में एक ही व्यक्ति को मिलेगा, 4 लोगों को तो नहीं मिल सकता ना। जी। तो इसमें नाराजगी और प्रसन्नता की कोई बात नहीं है, संगठन निर्णय करता है और जिसको वो उस योग्य समझता है उसको टिकट दिया जाता है। डॉक्टर सर, जिस तरह से अगर टिकट काटा जाता है और एक असंतोष पनपने का एक अंदेशा भी रहता है पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप इतनी मजबूत पार्टी, उनका संगठन इतना मजबूत है कि हर तरह का असंतोष को दबा ले गए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष बैठा है, विपक्ष ऐसे लोगों को अपनी तरफ
शामिल भी कर सकता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल किया था जिससे भारतीय जनता अन्य दलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो क्या ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही सर कि जो नाराज होंगे या जिनके टिकट नहीं मिलेंगे दूसरे दल उनको अपने साथ शामिल कर सकते हैं सर? और उनका अगर ऐसा होता तो उनका उसको विपक्ष को उसको कितना फायदा मिलेगा सर? ऐसा है कि यदि टिकट ज़्यादा मात्रा में काटे गए तो निश्चित ही वो दल बदल का काम करेंगे और जिनकी अच्छी छवि होगी थोड़ी बहुत भी उसमें से जी उसका नुकसान भाजपा को भुगतना ही पड़ेगा और दूसरे दलों को उसको फायदा होगा। अब नरेंद्र यादव जी, आपने एक कोरोना में अव्यवस्था का आरोप लगाया, आपने पंचायत चुनाव में जीत की बात दावा किया, कई और ऐसे मुद्दे हैं। आप किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाले अगले चुनाव में सर? समाजवादी पार्टी किसानों का मुद्दा सबसे ऊपर रखेगी। किसानों की आय का दोगुना करने का जो लालच दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई थी, महिलाओं के प्रति न्याय की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, गरीबी से लड़ने की बात कही गई थी और महंगाई पर रोकथाम लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी की उस पवित्र किताब में की गई थी जो घोषणा पत्र कहलाता है। जी। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति समाज का कोई ऐसा तबका नहीं जिसमें आक्रोश ना हो। ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश किसानों से भरा पड़ा है। जाति बंधन की सीमा टूटेगी और किसान भारतीय जनता पार्टी को जो काले कानून लाए गए हैं 3 उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। कोई जाति धर्म नहीं बल्कि पूरा का पूरा किसान, पूरा का पूरा नौजवान, पूरी महिलाएं, मुझे लगता है कि अब किसी समाजवादी पार्टी और उसके संगठन के साथियों को जिताने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से कहीं न कहीं मुंहकी खाएगी। अब किसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, किसानों के मामले किसानों को मुद्दा बनाएंगे। इन्होंने बात की किसानों की। जी देखिए, किसान नाराज है ये बात हम कैसे मान लें? देश के किसान बहुत प्रसन्न है। देश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, शायद इनको जानकारी नहीं है। 30.54 करोड़ टन का बम्पर उत्पादन किसान ने किया है इस बार। तो अगर ये किसान नाराज है तो ये उत्पादन किसने किया है, कौन गया था करने? इस बात को तो मैं कहना नहीं चाहूंगी, तो पता लगाइए कौन किसने गया था ये उत्पादन। और एमएसपी पर गेहूं की खरीद पर 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप किन किसानों की बात कर रहे हैं? पहले तो किसानों का ही पता लगा लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं मैं उनकी अरे तो किसान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर धरना दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, लखनऊ में दे रहे हैं क्या धरना? के बॉर्डर पे कहाँ दे रहे हैं धरना? कहाँ किसान कहाँ पर है? आप मुझे नाराज किसान दिखाइए कहाँ पर है? दिल्ली छोड़कर और कहीं किसान नहीं है, क्योंकि उनको शरण सिर्फ दिल्ली में मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो किसानों को इस तरह के गलत आंदोलन करने वालों को शरण नहीं मिलेगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ अपराधी के लिए जगह नहीं है, मालूम पड़ेगा। माफियाओं के लिए जगह नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं की बेटियों की बात आती है, आप यहाँ तो अपराध करने के बाद आपके दल के बड़े नेता कह देते हैं कि लड़कों से उम्र में भूल हो जाती है। इन सब बातों का आप मूल्यांकन कीजिए। जिस इटावा से जिले से आप बात कर रही हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँ, देखिए अनुज जी, मैं बीच में नहीं बोलूँ। चलिए अरविंद, ये बहुत समय कम है, आप अपनी बात जल्दी रखें मैडम। मैंने अपनी पूरी बात बहुत स्पष्टता से और बहुत कारगर तरीके से रखनी चाहिए, लेकिन आप बीच में बोलकर इस तरह आप जल्दी बोलिए, बहुत समय कम है, आप अपनी बात रखें, जल्दी संक्षेप में रखें। आप बात करते हैं महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की। आपके यहाँ तो बड़े बड़े अपराध महिलाओं बड़े नेता कहते हैं जाती है लड़कों से। सुनने का दम रखिए। अगर आपकी पार्टी ने या आपके चलिए ज्योति वर्मा जी, जल्दी से मैं जवाब ले लूं। मैं गन्ना किसानों की बात करती हूँ। 4 वर्ष में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का भुगतान किया है भाजपा सरकार ने, और 5 साल में आपने 95,000 करोड़ का भुगतान किया था। आप कौन से किसानों की बात कर रहे हैं? चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आंकड़ों से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है लोगों के इल्म से। सरकार उन्हीं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, उन्हीं लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा गया है जिन्हें मैं कह सकती हूँ कि वो वाकई में। चलिए दोनों मेहमानों से मैं माफी चाहता हूँ।
दीप कुमार जैन साहब, मैं आप अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो अभी चर्चा सुनी और निश्चित तौर पे सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आने वाले अगले साल में, पहले स्टार्टिंग में जो होंगे, उसमें क्या आप मान सकते हैं कि क्या मानना है कि किस तरह के मुद्दे प्रभावी होने वाले हैं सर? जैसा कि बताया गया कि किसानों का मुद्दा, यदि किसानों का मुद्दा जोर पकड़ता है तो निश्चित रूप से इसमें भाजपा का बहुत ही नुकसान होगा। आपसी यदि फूट किसी तरीके से भाजपा में होती है तो उसका, और तीसरा यदि योगी सरकार की अच्छाइयाँ योगी सरकार यदि नहीं गिना पाती है तो उसका भी बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको जनता तक पहुंचाना पड़ेगा तभी किसानों की जो मांगे हैं, किसानों को संतुष्ट करना पड़ेगा, ये भी चैलेंज रहेगा। और तीसरी बात, जिस तरह की बातें चल रही हैं पार्टी के अंदर, जिस तरह से उठापटक चल रही, उथल पुथल चल रही, इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। चुनाव में अभी समय है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और का संगठन बहुत मजबूत है, आरएसएस के लोग भी उसमें सक्रिय रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी मुद्दों पर किस तरह से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जनता को संतुष्ट कर पाती है और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने की बात करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएंगे। फिलहाल आज की चर्चा पर इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल एक फिर नए एजेंडे के साथ, नए पैनल के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।